एमए फाइनल 5th पेपर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स 5th पेपर की यूनिट 3 के अंतर्गत जो टॉपिक है सामान्य व्यवस्था सिद्धांत, आज हम उस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सामान्य व्यवस्था सिद्धांत डेविड ईस्टन के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, जिसको निवेश निर्गत मॉडल या इनपुट आउटपुट मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक राजनीति शास्त्र में नवीन दृष्टिकोण के जन्मदाता डेविड ईस्टन को माना जाता है। डेविड ईस्टन आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं और जिन्होंने राजनीति शास्त्र में न केवल व्यवहारवादी दृष्टिकोण को लोकप्रिय किया, अपितु उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण की आधारशिला भी रखी। राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत को डेविड ईस्टन के नाम से ही जाना जाता रहा है और डेविड ईस्टन के नाम से ही ये राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत भी प्रसिद्ध है। डेविड ईस्टन का नाम इनके साथ, इस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। ईस्टन ने एक पुस्तक की रचना की 1953 में और जिसका नाम था द पॉलिटिकल सिस्टम। इस द पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक में डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत प्रतिपादित किया है और सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के नाम से जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो डेविड ईस्टन की ही देन है। इस सिद्धांत को निवेश निर्गत मॉडल या इनपुट आउटपुट मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य व्यवस्था सिद्धांत को डेविड ईस्टन ने जो प्रतिपादित किया है वो इस मॉडल के आधार पर भी हम ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। ईस्टन द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था के मॉडल को इनपुट आउटपुट मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था की संपूर्ण बारीकियों का विश्लेषण इसके द्वारा किया जा सकता है। डेविड ईस्टन के इस मॉडल में यदि हम देखें तो निवेश यानी इनपुट्स हैं, दूसरी तरफ निर्गत यानी आउटपुट्स हैं। उन्होंने निवेश या इनपुट्स या जिसको आगत भी कहते हैं उसमें दो चीज़ों को स्पष्ट किया है, एक तो मांग और दूसरा समर्थन। निर्गत आउटपुट में उन्होंने नीतियाँ या निर्णय, इन दो चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और चारों तरफ उन्होंने एनवायरनमेंट या पर्यावरण की बात बताई है और रूपांतरण और फीडबैक, इन चीज़ों को भी राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत में वो स्पष्ट करते हैं। डेविड ईस्टन ने इस मॉडल के आधार पर 5 चीज़ों को प्रमुख रूप से आधार बनाते हुए विश्लेषण किया है। ये जो 5 चीज़ें हैं, 5 आधार हैं, वो इस प्रकार से हैं। डेविड ईस्टन ने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत में पहला तो इस चीज़ पर जोर दिया कि पर्यावरण या वातावरण, जिसको इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं, वो एक महत्वपूर्ण इकाई है इस सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की। विशेष रूप से इसलिए कि ईस्टन राजनीतिक व्यवस्था को एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य या संदर्भ में देखते हैं। ईस्टन का राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत राजनीतिक जीवन और राजनीतिक व्यवहार, पॉलिटिकल बिहेवियर, इस पर आधारित है। ईस्टन की धारणा में राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक जीवन तीनों एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। ईस्टन का तर्क है कि राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व शून्य में असंभव है और इसीलिए
किसी न किसी तरह की परिस्थितियों में इसका जन्म होता है और संचालन होता है। इन्हीं परिस्थितियों को वृहद रूप में उन्होंने वातावरण कहा है, या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वे सभी व्यवस्थाएं जो राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था से प्रभावित हैं, उसे प्रभावित कर सकती हैं, तो उसे वातावरण कहा जा सकता है। वातावरण को इन्होंने दो भागों में बांटा है। एक तो वो बताते हैं पर्यावरणीय वातावरण होता है बाहरी सामाजिक वातावरण, और दूसरा ईस्टर्न बताते हैं अंतः सामाजिक वातावरण। बाह्य सामाजिक वातावरण से अभिप्राय है सामाजिक व्यवस्था से बाहर के प्रभाव, जैसे अंतर्राष्ट्रीय समाज, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, ये सभी राजनीतिक व्यवस्था पे महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं और इससे राजनीतिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है और ये राजनीतिक व्यवस्था से भी प्रभावित होते हैं। दूसरा वातावरण में उन्होंने अंतः सामाजिक वातावरण बताया है, इंट्रा सोशल एनवायरनमेंट, जिसमें वो स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत अन्य उपव्यवस्थाओं की भूमिका, जैसे राष्ट्रीय आर्थिक विकास का स्तर या अर्थव्यवस्था या समाज की सांस्कृतिक मूल्य व्यवस्था, समाज में संगठनकालीन विघटनकालीन तत्व, व्यक्तियों की नीति निर्धारण में भूमिका, राष्ट्रीय चरित्र या राष्ट्रीय मानस, राजनीतिक व्यवस्था में नीति निर्धारण इन तत्वों को नकार कर कार्य नहीं कर सकता। तो ये व्यवस्थाएं भी राजनीतिक नीतियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। तो वातावरण में जो भी राजनीतिक व्यवस्था में आदान प्रदान है, पारस्परिक संबंध है, वो सब इसमें स्पष्ट करना जरूरी है। आदान प्रदान दोनों ओर से संतुलित रूप में होना चाहिए, परस्पर संबंध होना चाहिए, एक्सचेंज होते रहना चाहिए, और जब प्रभाव एक तरफ से ही दो हो, चाहे वातावरण की तरफ से प्रभाव हो या राजनीतिक व्यवस्था कोई प्रतिक्रिया न दे, तो सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था अपना प्रभाव डाले या वातावरण से उस पर कोई प्रतिक्रिया न हो, तो ऐसे प्रभाव को एक पक्षीय संबंध कहते हैं। ये प्रभाव सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक भी हो सकते हैं, और राजनीतिक व्यवस्था की जीवन क्षमता का सबसे बड़ा परीक्षण इन्हीं के आधार पर होता है। जब ये दबाव इस सीमा तक पहुंच जाए कि राजनीतिक व्यवस्था को और अधिक इससे दबाव सहन करने की स्थिति पैदा हो, तो उसे अंतः परीक्षण की स्थिति कहा जाता है। जैसे युद्ध में पूर्ण पराजय हो जाए, या घोर आर्थिक विघटन की स्थिति हो, या आर्थिक संकट हो, या अन्य कोई प्रकार का संकट हो, तो ये सब जो भी राजनीतिक व्यवस्था है उसकी कार्य प्रणाली को प्रभावित करती है, और इसीलिए वातावरण जो राजनीतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण तत्व या इकाई है। दूसरा जो उन्होंने बताया है आधार, वो है इनपुट इकाइयाँ या राजनीतिक प्रक्रिया के प्रेरक आधार। इनपुट वातावरण से आने वाले वे प्रभाव, वो घटनाएं और प्रक्रियाएं हैं जो राजनीतिक व्यवस्था से अपेक्षाएं व्यक्त करते हैं, और राजनीतिक व्यवस्था में घटित होने वाली हर प्रक्रिया में प्रेरक तत्व या निर्धारक तत्व हैं। जब ये प्रभाव बाह्य वातावरण से आते हैं तो राजनीतिक व्यवस्था को ये प्रभावित करते हैं और इन्हें इनपुट का नाम दिया जाता है। जब ये प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था के स्वयं के अंदर से आते हैं तो इन्हें इनपुट्स कहा जाता है, और यदि एक निर्जीव उदाहरण लिया जाए तो इनपुट एवं विदिन इनपुट की भूमिका राजनीतिक व्यवस्था में उसी प्रकार से है जैसे किसी मिल में कच्चे माल की भूमिका होती है। तो इनपुट
का भी रोल राजनीतिक व्यवस्था में देखा जा सकता है। और ईस्टन ने इनपुट के अंतर्गत 2 प्रकार की इकाइयाँ बताई हैं, एक तो मांग या डिमांड्स और दूसरा उन्होंने बताया है समर्थन। मांग या डिमांड में ईस्टन बताते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में जो भी मांग है वो एक तरह से अभिव्यक्ति है जनता की तरफ से, जिनके द्वारा ये स्पष्ट किया जाता है कि विशिष्ट संदर्भ में राजनीतिक सत्ता द्वारा मूल्यों का निर्धारण किया जाए या नहीं। जैसे वोट देने का अधिकार मांगने की मांग, वेतन बढ़ाने की मांग, सार्वजनिक सुरक्षा की मांग, ये मांग राजनीतिक व्यवस्था में उठने वाली मुख्य मांगें मानी जा सकती हैं। प्रारंभ में हर व्यवस्था में बहुत मांगें होती हैं, किंतु सभी मांगें समस्याएं के रूप में नहीं उभर आती। विचारणीय समस्या के रूप में उभरने की प्रक्रिया में कमजोर या कम महत्वपूर्ण मांगें अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं और मांगें संख्या में इतनी अधिक बढ़ जाए कि राजनीतिक व्यवस्था संकट में पड़ने लगे तो मात्रात्मक दबाव उसे कहा जाता है। जब मांगें गुणात्मक रूप में भारी बनने लगे तो उसे गुणात्मक दबाव कहा जाता है। मांगों से उत्पन्न दबावों को राजनीतिक व्यवस्था कुछ संस्थाओं की स्थापना कर कम करने का प्रयास करती है और इस प्रकार मांगें राजनीतिक व्यवस्था में और राजनीतिक गतिविधियों में नीति निर्माण को प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई है। इनपुट में जो दूसरा प्रमुख इकाई है वो है समर्थन। और समर्थन वह शक्ति है जो मांगों को मजबूत बनाती है या कमज़ोर बनाती है और समर्थन के बल पर कुछ मांगें समस्याएं बन जाती हैं, कुछ मांगें अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। समर्थन 2 तरह से हो सकता है, या तो प्रत्यक्ष हो यानी कि जो कार्य और निर्णय है वो समर्थन में आंदोलन में भागीदारी के आधार पर देखा जा सकता है, या अप्रत्यक्ष समर्थन हो सकता है जो लेखन या प्रतीकों के द्वारा देखा जा सकता है। तो राजनीतिक व्यवस्था में ये मांग और समर्थन मिलकर इनपुट का काम करते हैं। तीसरा जो आधार है सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का वो है आउटपुट इकाइयाँ या राजनीतिक प्रक्रिया के परिणाम। आउटपुट राजनीतिक व्यवस्था में इनपुट द्वारा उत्पन्न और प्रेरित प्रक्रिया के परिणाम होते हैं। आउटपुट मांगों को कार्यान्वित और पूरित करने का साधन है। उदाहरण के लिए इनपुट को अगर कच्चा माल हम कह रहे हैं तो आउटपुट उसका निर्मित तैयार माल कहा जा सकता है। इसलिए मूल्यों का वितरण सत्ता द्वारा अर्थात आउटपुट के माध्यम से ही संभव है। ईस्टन ने इसको आउटपुट को 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तो बताते हैं मौखिक आश्वासन यानी किसी विशिष्ट मूल्य व्यवस्था का समर्थन या किन्हीं ऐसी मांगों का समर्थन करना जिनके लिए राजनीतिक व्यवस्था कानून के रूप में नीति उचित न समझे। और दूसरा स्पष्ट नीतियाँ, सामाजिक जीवन और व्यवहार के नियमन संबंधी निर्णय और नीतियाँ जिनमें मूल्यों का वितरण भी अधिक से अधिक शामिल हो। तो आउटपुट वह इकाई है जिसके द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था की सफलता या असफलता का निर्धारण होता है। इसके बाद जो चौथा आधार है सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का वो है इनपुट को आउटपुट में परिणत करना वाली संस्था, प्रक्रिया और संयंत्र। डेविड ईस्टन ने इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित करने के लिए जिस प्रक्रिया का योगदान माना है उसे परिणतीकरण कहा जाता है। और जैसे उदाहरण के रूप में कि मिल के उन संयंत्रों या मशीनों को जिनके द्वारा कच्चा माल तैयार माल बनता है, परिणतीकरण की संज्ञा उसे दी जा सकती है। परिणतीकरण की इस प्रक्रिया में
राजनीतिक जो भी व्यवस्था है उसके संस्थात्मक ढांचे की बहुत अधिक भूमिका होती है। मांगों की अभिव्यक्ति और एकत्रीकरण किस तरह होता है, किस सीमा तक कानून को प्रभावित करती है, कितनी मांगें कानून का रूप ग्रहण करती हैं, ये प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण परिणतीकरण प्रक्रियाएं कहलाती हैं, या इसको हम रूपांतरण भी कह सकते हैं। परिणतीकरण इनपुट को आउटपुट में बदलने वाली प्रक्रिया है और राजनीतिक अवस्था का वह संयंत्र है जिसके द्वारा यह प्रक्रिया संचालित होती है। इसके बाद उन्होंने बताया है फीडबैक या वातावरण और राजनीतिक व्यवस्था को जोड़ने वाली कड़ी। ईस्टर्न ने वातावरण और राजनीतिक व्यवस्था का संबंध बताया है। अपने पुस्तक में ईस्टर्न ने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए ये प्रतिपादित किया कि राजनीतिक सत्ता द्वारा एक बार निर्णय लेने के लिए जाने पर राजनीतिक प्रक्रिया रुक नहीं जाती। राजनीतिक व्यवस्था की कार्यात्मक गतिशीलता के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक सत्ता के द्वारा लिए गए निर्णयों को पर्यावरण तक पहुंचाया जाए और वातावरण में उन निर्णयों की जो प्रतिक्रिया है उनसे राजनीतिक सत्ता को अवगत भी कराया जाए। तो इनपुट और आउटपुट में पारस्परिक आदान प्रदान और निरंतरता को बनाए रखा जा सकता है। इसलिए फीडबैक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आउटपुट के फलस्वरूप वातावरण में प्रभाव और परिवर्तन संभव हो और वातावरण के परिवर्तन राजनीतिक व्यवस्था को पुनः प्रभावित कर सकें। यह प्रक्रिया राजनीतिक व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह प्रक्रिया एक प्रकार की सूचना प्रदान चेतावनी है ताकि राजनीतिक व्यवस्था में उचित समय में सुधार और वांछनीय परिवर्तन हो सके। तो इस प्रकार डेविड ईस्टर्न ने अब ये जो सामान्य व्यवस्था सिद्धांत है उसके द्वारा इनपुट आउटपुट मॉडल को स्पष्ट रूप से विश्लेषित किया है और इसके अंतिम महत्वपूर्ण इकाई फीडबैक के रूप में मानिए जो जनता की तरफ से आती है। और उन्होंने सभी इकाइयों ये जो जितने 5 इकाइयाँ हैं ये सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के प्रमुख आधार बताए हैं और इनमें आपस में पारस्परिक क्रिया से संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था जीवंत रूप में कार्यरत रहती है। इस प्रकार वो इस सिद्धांत से स्पष्ट करते हैं।